हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल जय माता दी ई लर्निंग प्रोग्राम पे। पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक बात की थी, आज की वीडियो में उसके आगे की बात करेंगे। कूलाम के नियम में हमने जहाँ तक सीखा था उसके आगे की हम बात कर रहे हैं। ठीक, शुरू करने जा रहे हैं आज का हम वीडियो। हमने कूलाम के नियम से एक फार्मूला निकाला था वैद्युत बल का। वो फार्मूला क्या था? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यही तो था, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट था। ठीक, Q1 और Q2 ये दोनों आवेश थे जिन आवेशों के बीच विद्युत बल लगता था। ठीक, और इसी नियम से जुड़े हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। आवेशों को चिन्ह सहित नहीं रखते। आवेशों, फर्स्ट पॉइंट है जिसका, आवेशों को चिन्ह सहित नहीं रखते। चिन्ह सहित नहीं रखने का मतलब ये है कि ऐसे एक -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है, एक +4 माइक्रोकुलाम का आवेश है, तो आप इस तरह नहीं कि मतलब -2 इंटू Q1 Q2 अगर करेंगे तो -2 इंटू 4 ना। ये जो माइनस चिन्ह होता है, -2 कुलाम आवेश है या +4 कुलाम आवेश है, ये हमें आवेश की प्रकृति बताता है कि आवेश किस प्रकार का है, धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है। ठीक, n आवेशों पर n इंटू n-1 बल लगते हैं। अब मान लो एक जगह पर कई आवेश है, जैसे एक ट्रायंगल बना है, यहाँ पर Q आवेश है, यहाँ पर भी Q आवेश है, यहाँ पर Q आवेश है। अब हमें पता करना है इस आवेशों पर नेट कितने बल लग रहे हैं। तो इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कितने आवेश है, इस फार्मूले द्वारा n इंटू n-1/2 से। यहाँ पर अगर 3 आवेश हैं तो 3 इंटू 3-1 इज इक्वल टू 2/2। 2 से 2 कैंसिल अर्थात 3। यहाँ पर 3 बल लग रहे हैं, एक इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच 3 बल लग रहे हैं। अगर किसी पर मान लो 4, यहाँ पर 4 आकृतियाँ, यहाँ पर Q आवेश है, यहाँ पर भी Q आवेश है, यहाँ पर भी Q आवेश है। ठीक, इस पर कितना बल लग रहा है? एक बल इनके बीच, एक बल इनके बीच, एक बल इनके बीच, एक बल इनके बीच। क्यों 4 ही निकाल पाए? एक बल इनके बीच, इनके बीच, इसी तरह तो कितने बल हुए? 6 बल हुए ना। फार्मूले द्वारा देख लो, 4 - 2/2 ये तो आएगा 4 इंटू 4 - 2 इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या है 2 इज इक्वल टू 6। टोटल 6 बल लग रहे हैं। मतलब इसके द्वारा हम, इस फार्मूले द्वारा हम किसी भी शेप, किसी भी आकृति पर या किसी भी स्थान पर रखे विभिन्न कई आवेशों के मध्य लगने वाले बलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। एक नई अगली बात, यदि 2 आवेशों के बीच किसी अन्य आवेश को रख दें तो उनके बीच में लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो ये Q कुलाम का आवेश है, या इससे R दूरी पर एक Q कुलाम का आवेश इधर रखा है, इनके बीच बल लग रहा है। मान लो ये प्लस का है, ये माइनस का, आकर्षण का बल लग रहा है। इनके बीच मान लिया हमने 10 न्यूटन का बल लग रहा है, 10 न्यूटन का। यदि इनके बीच में हम कोई आवेश एक और Q रख दें तो इनके बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में नहीं आया? फिर से देखो, यदि एक आवेश Q यहाँ पर है, इससे R दूरी पर एक Q गुलाम का आवेश, ये माइनस है, प्लस का आवेश है। यदि इसके मध्य बिंदु पर हम कोई आवेश रख दें और इनके बीच में अगर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इस आवेश के बीच में और इस आवेश के बीच में अगर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इस आवेश को हम रखें या हटा लें, इनके बीच में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मान लो ये हम हैं, मान लो ये हम हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये हमारा एक चेला है जो कि हमसे पढ़ रहा है। हम दोनों के बीच में काहे का रिश्ता है? गुरु शिष्य का, गुरु चेला का रिश्ता है। अगर हम दोनों के बीच में एक दूसरा विद्यार्थी आके पढ़ने लगे, आ जाए, कहे सर हम भी पढ़ेंगे, अगर वो पढ़ने लगे हमारे बीच में आकर के, तो क्या हम दोनों पति पत्नी हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। रहेंगे तो हम दोनों गुरु चेले ही। तो वही बताया जा रहा है कि यदि 2 आवेश हैं और उनके बीच में अगर कोई अन्य आवेश रख दिया जाए तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे की हम बात कर रहे हैं आप लोगों को टाइम न लेते हुए। यदि 2 बल एक ही दिशा में हो तो उनका परिणामी बल यह बराबर F1 + F2। ठीक, इधर मान, क्योंकि यदि 2 बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी बल कैसे निकालेंगे? परिणामी भी तो निकालना ज़रूरी है। ये 2 आवेश हैं, ये +Q है, ये -Q है। तो धन आवेश की दिशा किस तरफ होती है? धन आवेश से परे या धन आवेश से बाहर की ओर, और ऋण आवेश दिशा ऋण आवेश की ओर। तो इसकी दिशा तो इस तरफ होगी ना। ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, जस्ट अपोजिट हैं, घट जाएंगे।
ठीक। सॉरी मिस्टेक हो गई। मान लो ये एक आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर ये माइनस क्यू आवेश है। इसकी दिशा अगर हम देखें प्लस क्यू आवेश की, तो दिशा किस तरफ होती है? धन आवेश से की दूर, और ऋण आवेश की ओर। अर्थात इस बल की दिशा क्या होगी? इस तरफ, इसी तरफ तो होगी। तो अर्थात पहले इस आवेश से इस पर बल, पहले इस आवेश से इस पर बल, फिर इस आवेश से इस पर बल, लेकिन इनकी दिशा तो यही है, क्योंकि धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की ओर। क्योंकि इसकी जो दिशा होगी, इस आवेश की दिशा इस तरफ होगी और माइनस क्यू वाले आवेश की दिशा ऋण आवेश की ओर होगी। अर्थात दिशा एक ही तरफ है, और दिशा अगर एक ही है तो ये जुड़ जाएंगे बल। ठीक। यदि दो बल विपरीत दिशा में हों, तो उनका परिणाम ही उनके अंतर के बराबर होता है। मान लो ये प्लस का आवेश है, ये दूसरा आर दूरी पर भी एक प्लस आवेश है, प्लस क्यू कूलम का आवेश है, तो इसकी दिशा इस तरफ या इस तरफ होगी, इसकी दिशा भी इस तरफ या इस तरफ होगी। ठीक। दूर मतलब इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा इस तरफ है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। अर्थात इसमें जो बड़ा होगा उसको घटा देंगे। जो बड़ा होगा, बड़े वाले में से अगर हम छोटे वाले घटा दें, तो F बराबर F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2, जो बड़ा हो। F1 माइनस F2 कर सकते हैं, F2 माइनस F1 कर, जो बड़ा हो उसमें छोटे वाले को घटा दे सकते हैं। ठीक। यदि दो बलों के बीच कोण थीटा हो, तो उनका परिणामी बल। मान लो एक आवेश यहाँ रखा है, एक आवेश यहाँ रखा है, यहाँ से यहाँ पर भी एक आवेश है। अब इनके बीच ये एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है एंगल। तब क्या करेंगे? इस बिंदु पर बल निकालना है हमें, नेट आवेश। तब इसके लिए फार्मूला होता है F बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास थीटा। ये यहाँ पर क्यू आवेश है, यहाँ पर क्यू आवेश, यहाँ पर क्यू आवेश, इनके बीच एंगल थीटा है। पहले इस आवेश से इस पर बल, इस आवेश से इस पर बल, फिर ये फार्मूला, फिर ये कोण जो थीटा है, तो इसके लिए फार्मूला होता है F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास थीटा। अंडर रूट में लिखा है पूरा। क्या होता है? F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास थीटा। ठीक। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं आगे की, आप लोगों का टाइम न लेते हुए। अब हम बात कर रहे हैं एक नई चीज़, कूलाम का नियम हमारा पूरा हुआ, उसके आगे हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र। क्या की बात कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर कोई अन्य आवेश आग्रहण अथवा प्रतिग्रहण का अनुभव करता है। ये तो रही भाषा। आप लोगों ने देखा होगा एक खेल, एक कोई चुंबक होता था इस तरह, अगर हम इसके पास एक कील ले जाएं तो मेरे को खींच लेता था। यहाँ रखें तो खींच लेगा, यहाँ रखें तो खींच लेगा। लेकिन अगर हम यहाँ रख दें, अगर हम इसके बाहर अगर हम कील को कहीं रखते हैं, तो इसकी औकात नहीं है कि ये खींच ले, मतलब कि ये नहीं खींच, बस इसका प्रभाव यहाँ से ख़त्म। ठीक। एक चुंबक रखते थे, अगर कील को यहाँ रखे तो खींच लेता था। लेकिन अगर हम मान लो इतनी दूर से इसके यहाँ भी रखते हैं तो खींच लेता है, यहाँ पर भी। परंतु यदि हम इसके बाहर यहाँ कहीं उस कील को रख दें, तो ये अपनी तरफ उसको आकर्षित नहीं कर पाता। मतलब कि इसका प्रभाव वहाँ पर, इस चुंबक का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वहाँ पर ख़त्म है। उसी प्रकार एक आवेश है, यदि एक आवेश है क्यू कूलाम का आवेश, अगर हम किसी अन्य आवेश को यहाँ रख दें, यहाँ पर हम मान लो किसी अन्य आवेश को, परीक्षण आवेश को रख दें, परीक्षण आवेश, क्योंकि कूलाम चाचा ने अपने हर एक नियम में परीक्षण आवेश का ही प्रयोग किया है। तो पहले जान लेते हैं परीक्षण आवेश क्या है, फिर बात करेंगे। परीक्षण आवेश जो होता है वह एक अत्यंत सूक्ष्म, इसको क्यू0 से लिखते हैं। परीक्षण आवेश कैसे लिखते हैं? क्यू0 से। यह एक अत्यंत सूक्ष्म और काल्पनिक आवेश होता है। कैसा है? काल्पनिक, मतलब ये वास्तविक तो है ही नहीं, ये काल्पनिक आवेश है। और इसकी विशेषता ये है कि इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, मतलब इसके चारों तरफ कहीं कोई अन्य आवेश का अनुभव करें। ये सिर्फ दूसरों के, अगर कोई आवेश है तो उसके अंदर ये दूसरों का प्रभाव तो सहन करेगा। कोई आवेश है तो आकर्षण, ऋणात्मक है तो आकर्षित होगा, धनात्मक है तो प्रतिकर्षित होगा, मगर इसका कोई आवेश इफेक्ट नहीं होता। मतलब अगर अपनी भाषा में बोले तो ये एक अत्यंत गरीब आवेश है, जो दूसरों से 2-4 लाख भूसा खा ले, लेकिन दूसरे को आंख तक ना दिखाए। ये अत्यंत गरीब आवेश है, परीक्षण आवेश। ठीक। तो अगर हम किसी क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की देखें, तो यहाँ पर अगर हम क्यू0 आवेश को रखते हैं, ये प्लस का आवेश है, ये क्यू0 जो होता है परीक्षण आवेश होता है, धनात्मक होता है। अगर परीक्षण आवेश की बात की जाए तो इसका मतलब है कि वो धनात्मक क्यू0 है। ठीक। तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ पर रख दें अगर तो भी प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ रख दें तो प्रतिकर्षित करेगा।
लेकिन अगर हम यहाँ रखते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। मतलब कि इस आवेश का जो एरिया है यहाँ तक सीमित है, यहाँ तक सीमित है। इसके आगे अगर हम कहीं रख दें इस परीक्षण आवेश को, इस पर तो कुछ भी असर नहीं करता। ठीक, मान लो मैं किसी एक शहर में रहता हूँ, मान लो मैं फतेहपुर में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? फतेहपुर। अब फतेहपुर में मैं जहाँ जहाँ मेरा घर है उसके बगल वाली दुकान में अगर तुम जाओ, कहोगे अंकित सर चाय मांग रहे हैं, तो वो तुमको क्या कहेगा? चाय दे देगा, अच्छे चाय दे देगा। लेकिन अगर इसके अलावा तुम आगरा में जाओ, आगरा में चले जाओ और कहो हाँ अंकित सर चाय मांग रहे हैं, चाय दे दो, 1-2 गिलास समोसे दे दो, तो क्या तुम्हें चाय देगा? 2 थप्पड़ लगाए कहे कौन अंकित सर। तो मतलब कि जहाँ अब तक हमारा प्रभाव है, क्योंकि फतेहपुर वाला दुकानदार हमको जानता है, वो जानता है हमें। ठीक, मतलब वहाँ पर हमारा प्रभाव है, फतेहपुर में हमारा अगर प्रभाव है, मतलब हमारा क्षेत्र है, हमारा इलाका है, समझ में आया ना? अगर वो हमारा इलाका है तो वहाँ पर हमारा आदेश काम करेगा। इसके बाहर अगर तुम कहीं चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो हमारा इलाका नहीं है, वहाँ हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो वही बात आवेश की है। यदि कोई अगर आवेश क्यू है और इसके बाहर हम परीक्षण आवेश क्यू नॉट कहीं यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, तो आप प्रतिकर्षण अनुभव करेगा। लेकिन यदि हम इसके चारों ओर यदि और कहीं इसके बाहर रख दें तो इस आवेश पर कोई इफेक्ट नहीं होता। यदि कहीं रखें तो मतलब कहीं नहीं होता। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की बात। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, आप लोग मेरे साथ नोट बना सकते हैं। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, आवेश समुदाय का मतलब अगर कोई वस्तु रख दें, हम मान लो कोई वस्तु रख दें तो उस पर एक परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब आवेश समुदाय हो गया। कि चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर, उस क्षेत्र के भीतर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, क्योंकि आवेश है अगर धनात्मक, अगर पदार्थ में आवेश धनात्मक है, बाहर से भी धनात्मक आवेश लिया गया तो प्रतिकर्षित होगा, अगर ऋणात्मक है तो फिर आकर्षित करेगा। ठीक, अब किसी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात करें हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या एक बात कर रहे हैं हम? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये कोई आवेश है, क्यू आवेश है। ठीक, कि इसका यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, इसका इलाका यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक, ये आवेश यहाँ रखा है, इसका इलाका यहाँ तक है। यदि हम किसी परीक्षण आवेश को यहाँ रखें तो अधिक बल लगेगा, क्योंकि अधिक पास में है। क्योंकि हमने फार्मूला क्या सीखा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। ये तो फार्मूला है। अर्थात दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात अगर दूरी घटेगी तो बल हमारा बढ़ेगा, दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा, और अगर दूरी बढ़ेगी तो फिर बल घटेगा। अब यहाँ पे दूरी कितनी कम है, अगर यहाँ रखें तो बल लगेगा, अधिक लगेगा, अगर यहाँ रखें तो फिर बल और कम लगेगा, यहाँ रखें तो और बल कम लगेगा, यहाँ रखें तो बिल्कुल ना के बराबर नगण्य बल लगेगा, और हम अगर यहाँ रख दें तो एक भी बल नहीं लगेगा। समझ में आया? फिर से एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देख रहे हैं। ये कोई आवेश क्यू है, इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया है इसका। ठीक, यहाँ तक का एरिया है। भाई मैं सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ जल्दी जल्दी, तभी आप लोगों को जल्दी से जल्दी मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊँगा। ठीक, शुरू करें। अब वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना बोले, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो, जी भर के लाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ। ठीक, ये कोई आवेश क्यू है, अगर हम परीक्षण आवेश को यहाँ रख दें तो अधिक बल का अनुभव करेगा, यहाँ रख दें तो और कम, यहाँ रख दें तो और कम, और यहाँ रख दें तो और कम, अगर यहाँ रख दें तो बिल्कुल ना के बराबर उस पर बल लगेगा, और यहाँ रख दें तो एक भी बल नहीं लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, किसी बिंदु पर लगने वाले बल, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल, मतलब ये कोई आवेश है, इस पर जो जितना न्यूटन का बल लग रहा है, लगने वाले बल तथा इस आवेश की मात्रा के, इस आवेश, ये आवेश कितना है, ये के अनुपात को कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये तीव्रता का निकाल रहे हैं तो E बराबर F/Q, क्योंकि यदि अगर ये आवेश है Q, यहाँ पर परीक्षण आवेश है, तो यहाँ पर जितना बल लग रहा है F, बल F लग रहा है, और ये जो परीक्षण आवेश है Q0, इसी के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? E से। तो हमें फार्मूला क्या मिला? E = F/Q0, जहाँ E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F है आवेशों में लगने वाला बल, और F क्या है? वो परीक्षण आवेश,
ये क्यू नाट है जो है ये परीक्षण आवेश है। परीक्षण जान चुके हैं ना, अत्यंत गरीब आवेश दूसरे को आंख तक ना दिखा सके, 2-4 लात घूसा जरूर खाए। ठीक, वही लिखा है मैंने। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, एक दूसरी डेफिनेशन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बना सकते हैं। यदि हम क्यू नाट का मान, हमें फार्मूला क्या मिला है, E बराबर F बाई क्यू नाट। यदि हम क्यू नाट का मान 1 कर दें, यदि क्यू नाट का मान 1 कर दें तो क्या मिलेगा, तब E बराबर F बाई क्यू। इससे डेफिनेशन क्या मिल सकती है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में, क्योंकि E का मान F के बराबर है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या एकांक वैद्युत क्षेत्र में स्थित या एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता का मात्रक कैसे निकालेंगे, हमें फार्मूला क्या मिला है, E = F बाई क्यू, जहाँ F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलाम। मात्रक क्या मिला हमें, इसका यूनिट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या यूनिट मिला, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, इसकी विमा की बात कर रहे हैं हम, मात्रक निकाल लिए, विमा की बात कर रहे हैं। यफ की विमा क्या होती है, mLT टी की पावर -2, mLT की पावर -2, और क्यू की विमा AT। इसको हल कर लो, क्या होगा, mLT की पावर -3, वो सॉरी ए यहाँ पे छूट गया है, ए इनवर्स मैं लिखे दे रहा हूँ फिर से, mLT की पावर -3 ए इनवर्स, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद है। हो जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं सबसे। और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि है, तीव्रता जो है वो सदिश राशि है। ये मान लीजिए परीक्षण, ये आवेश है ये, और इसका जो ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर आवेश अगर बल लग रहा है तो इसकी दिशा ये होगी, ये यहाँ पर है तो ऐसे, यहाँ है तो ऐसे, यहाँ है तो ऐसे, यहाँ है तो ऐसे, यहाँ है तो ऐसे, मतलब इसकी जो ये सदिश राशि है इसकी भी एक दिशा होती है। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, वैद्युत क्षेत्र की समझ में आ गया ना, वैद्युत क्षेत्र है क्या। अब अपने हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का इसी टॉपिक में बात करने जा रहे हैं हम, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर एग्जाम। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या की बात कर रहे हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये फिगर थोड़ा मेरे ख्याल से मिस्टेक हो गई है बनाने में जल्दी में। ये बिंदु P यहाँ पर है, क्यू नाट ओ नहीं सॉरी, फिगर राइट बना है, कोई मिस्टेक नहीं है। ये कोई क्यू आवेश है, पहले आपको माना फलाना ठिकाना जो है वही आप लिखेंगे। मान लिया कि 1 + Q कूलाम का आवेश है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः इसके लिए मान लिया कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नाट स्थित है। ठीक, यहाँ तक माना फलाना आप लिखेंगे, ये सब आपका काम है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, पहले इस आवेश से इस पर बल निकाल लें, बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश पर बल, अर्थात हम इस आवेश से बिंदु A पर जो +Q कूलाम का आवेश है यदि हम इस पर बल निकाल लें, फिर इस बल को घटा दें, क्योंकि हमें फार्मूला क्या मिला है, E = F बाई क्यू, ये तो फार्मूला मिला है। यदि हम इन दोनों के बीच का बल निकाल लें, फिर इस आवेश को भाग कर दें तो हमें तीव्रता मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर परीक्षण आवेश क्यू नाट, अब कहोगे सर आपने क्यू नाट के पहले प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि जो क्यू नाट होता है सदैव पॉजिटिव होता है। ठीक, प्लस लगाएं ना लगाएं, क्यू नाट लिखा है इतना पर्याप्त है। तो बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश पर बल, फार्मूला क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F = 1/4πε0, Q का मान क्या है, Q1 का मान Q और Q2 का मान Q नाट, अपान दूरी कितनी हमने मान रखी है, R दूरी पर एक बिंदु P है अर्थात R²। इट इज़ द क्वेश्चन फर्स्ट। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने फार्मूले को पढ़ा है अभी पीछे थोड़ा पहले, E = F बाई क्यू, E = F बाई क्यू नाट। ठीक, तो E = F बाई क्यू नाट, तो समीकरण फर्स्ट है, यदि हम F का मान, ये वाला F का मान अगर हम यहाँ पे रख दें तो मिल जाएगा। तो E = 1/4πε0 क्यू नाट अपान R²/Q0। तो क्यू नाट से क्यू नाट तो आबाद हो गया, ये दोनों शहीद हो गए। तो आया क्या है, E = 1/4πε0 Q/R²। तो हमें क्या मिला, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता मिली, E = 1/4πε0 Q/R²।
लेकिन ये फार्मूला हमारा क्या है के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए। यदि दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हैं तो उनकी तीव्रता होगी E बराबर 1/4π0Q/r²। और यदि यही दोनों आवेश किसी माध्यम में हैं, यदि दोनों आवेश किसी माध्यम पर स्थित हैं तो E बराबर 1/4π0Q/r²। फार्मूला क्या होगा, E बराबर 1/4π0Q/r²। E बराबर 1/4π0Q/r², जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। जिसको समझ में ना आया हो भाई साहब वीडियो थोड़ा रोक करके पीछे करके देख सकते हैं, और वीडियो रोक करके आप नोट बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक, अब आगे अब बात कर रहे हैं हम वैद्युत द्विध्रुव की। क्या की बात कर रहे हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या की बात कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव मतलब एक ऐसा निकाय, मतलब बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव की, द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव है क्या। वैद्युत द्विध्रुव मतलब कि ये कोई एक रेखा होती थी, यहाँ पर प्लस चार्ज होता था, यहाँ पर माइनस चार्ज होता था। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है या एक ऐसी संरचना है जिस पर दो समान, मतलब इन ये दोनों जितना आवेश इधर प्लस का होगा उतना ही आवेश माइनस का होगा। समान आवेश एक दूसरे से, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसी संरचना है जिस पर समान व विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर 2L स्थित होते, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। द्विध्रुव का मतलब जोड़ा, द्विध्रुव का मतलब है जो है कि जोड़ा, और जोड़ा जो भी होता है विपरीत होता है। मान लो आप दुकान बाजार गए जूता लेने, आप कहोगे भाई साहब जूते दे दो, तो थोड़ी ना तुमको एक जूता देगा, देगा तो कर एक लेफ्ट पैर का देगा, यदि एक लेफ्ट का देगा तो दूसरा राइट का भी तो देगा। बोलो सही कह रहे हैं ना हम, सही कह रहे हैं। ठीक, अगर वो एक पैर का लेफ्ट पैर का आप कहोगे भाई साहब केवल एक जूता लेना है तो देगा क्या, नहीं देगा, कहेगा बड़ा पागल आदमी है, एक पैर का जूता मांग रहा, क्या करेगा दूसरे पैर में। अब ये ना कहना सर कोई विकलांग हो सकता है, ये फालतू बात नहीं, मतलब कि जो देगा वो जोड़े में ही देगा। ठीक, अगर किसी की शादी हो रही तो भाई साहब किसी लड़के की शादी किसी लड़के से नहीं होगी, लड़की ही से होगी। समझ रहे हो ना, शादी यादी के चक्कर में बहुत रहते हो, है ना। आगे तो द्विध्रुव का मतलब जो होता है वो होता है पेयर। क्या होता है, PAIR, पेयर मतलब जोड़ा यार, कपल। अब कपल ना कहना जो ब्याह करवाने लगो। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी संरचना है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। अब आप कहोगे सर इनके बीच की जो दूरी है ये आपने 2L क्यों लिखी, ये दूरी 2L ही क्यों लिखी जाती है, अक्सर हर जगह ये दूरी 2L ही क्यों लिखी जाती है। क्योंकि मेरे भाई अभी आप आगे एक दो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करोगे, फिर उनमें अगर हम हर बार L/2 अगर दूरी लिखते रहे तो प्रॉब्लम होगी। मतलब हम लोगों के अधिकतर जितने भी लोग हैं सब जुगाड़ देखते हैं, जुगाड़ सबको चाहिए, मतलब सबको सुविधा दिखे, तो सुविधा के लिए ही 2L लिखा गया है। ठीक, अब बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो किसी एक आवेश, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर इसके किसी एक आवेश, क्योंकि दोनों आवेशों की जो मात्राएं हैं वो बराबर हैं, तो किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, कोई आवेश है और उनके बीच की जो दूरी है इसके गुणनफल को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश तथा उनके बीच की दूरी गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा धन आवेश से ऋणावेश की ओर होती है। धनावेश से ऋणावेश, क्योंकि धन आवेश की जो दिशा होती है धनावेश से दूर, ऋणावेश की ओर होती है, इसकी दिशा तो यही हुई ना, इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। और द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, काहे से, P से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसका जो मात्रक होता है यूनिट क्या होता है, Q × 2L। अब Q का मात्रक कूलाम
और 2L मतलब लंबाई है मीटर। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। अब हम दो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करने जा रहे हैं जो पिछले वर्ष की बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक, क्या करने जा रहे हैं? तो हमारी डेरिवेशन क्या होगी? किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति कह सकते हैं या किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कहीं पर लिखा मिल सकता है, अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक, ये हमारा इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सर्वप्रथम हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे जो कि माइनस के और प्लस के कूलाम आवेशों से मिल करके बना होगा। इनके बीच की दूरी 2L है तथा इससे इसके मध्य बिंदु से, अब कहा जाए वैद्युत द्विध्रुव से का मतलब इसके मध्य बिंदु से होता है ना इस आवेश से ना इस आवेश से, मतलब न यहाँ से ना यहाँ से, मतलब होता है यहाँ से। अगर कोई कह दे वैद्युत द्विध्रुव से तो मतलब है कि हमारा यहाँ से, क्योंकि हम वैद्युत द्विध्रुव से ही निकालेंगे तीव्रता मध्य बिंदु से। ठीक, तो यहाँ से मतलब है हमारा। तो माना फलाना लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू, जो कि प्लस क्यू या माइनस क्यू और प्लस क्यू, सॉरी फिर से लिखेंगे, ध्यान दें। मान लिया कि वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है तथा इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु हमने मान रखा है O है, मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, ये तो माना फलाना लिखेंगे। एक बार फिर से, मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर के बना है, इनके बीच की दूरी 2L है तथा इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब आगे हल करेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश मतलब यहाँ से हम निकाल इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता कैसे निकालेंगे? फार्मूला का तीव्रता का E बराबर 1/4πε0Q/r²। अभी पिछले डेरिवेशन में सॉल्व किए हैं। E बराबर 1/4πε0Q/r²। और हमने प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता है इसकी तीव्रता को हमने E1 मान लिया। क्या मान लिया? E1 मान लिया। अरे फिजिक्स वाले हैं, मान सकते हैं। मान लिया तो क्या होगा? E बराबर 1/4πε0Q/r² होता है। अब R दूरी देखो, इस आवेश के कारण यहाँ पर निकाल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R दूरी तो इतनी है, R दूरी इतनी है। यहाँ से यहाँ तक दूरी 2L है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 2L है। अगर इतनी दूरी देखें तो ये L है, तो दूरी कितनी हुई? R + L हुई ना बाबू? ए बाबू बताओ, R + L हुई ना? अब ये दूरी R + L है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया। तो दूरी क्या, तो हमें E1 का मान क्या मिला? 1/4πε0Q/r + L का होल स्क्वायर। एक बार फिर से देखो, फार्मूला हमने क्या सीखा था? E बराबर 1/4πε0Q/r², फार्मूला था हमारा। हम E बराबर 1/4πε0Q लिख लिया। अब दूरी की बात कर रहे बेटा। इस बिंदु से देखो यहाँ तक दूरी R है, हमें यहाँ से चाहिए, ये दूरी 2L थी, इतनी दूरी L बचेगी ना बाबू? बोलो, ये बचेगी? हाँ सर बचेगी। ये दूरी R है, ये दूरी L है, टोटल दूरी क्या हुई? R + L हुई ना? स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिया मेरे बाबू, हो गया ना स्क्वायर। ठीक, ये दूरी क्या होगी? R + L का होल स्क्वायर। इट इज़ द इक्वेशन फर्स्ट। और इसकी दिशा क्या होगी? ये प्लस का आवेश है, इसकी दिशा इससे दूर, क्योंकि धन आवेश की दिशा धन आवेश से दूर, अर्थात हमने इसकी दिशा को इस तरफ मान लिया है। E1 हमारा इस तरफ जा रहा है। ठीक, अब बात कर रहे हैं हम और आगे की। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या था? E बराबर 1/4πε0Q/r²। यही तो फार्मूला था हमारा, डेरिवेशन सॉल्व किए हैं। तो E बराबर 1/4πε0Q। अब बात कर रहे हैं दूरी की। सर दूरी क्या होगी? तो इधर देखें, ये क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश है ना? माइनस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश है। यहाँ से ये दूरी R है, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये दूरी R है, ये दूरी 2L है। यदि हम इसमें से ये वाली घटा दें, फिर देखो ये टोटल दूरी R है, ये दूरी 2L है। यदि हम इसमें से इतनी घटा दें,
यदि इतनी दूरी हम घटा दें तो इतना तो बचेगा, इतना बचेगा ना। बोल बाबू, ए भाई बोल, इतना बचेगा ना सर, इतना ही बचेगा। तो क्या आया, ये दूरी आर है, ये दूरी यल है, अगर हम आर में यल को घटा दें तो ये वाली मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी ना, अपने को मिल जाएगी सर, मिल जाएगी। तो दूरी क्या बची, आर माइनस यल, यही तो बचेगी, आर माइनस यल। तो देखें आर माइनस यल का, यहाँ थे हम। तो दूरी क्या मिली थी, आर माइनस यल दूरी मिली थी। फार्मूला हमें पता था तो हमने लिख दिया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस यल का होल स्क्वायर। इट इज़ द इक्वेशन सेकेंड। अब बात कर रहे हैं इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी। तो ऋण आवेश दिशा क्या होती है, धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर, अर्थात ये जो आवेश है हमारा ऋण आवेश, इसकी दिशा इस तरफ होगी, जिसको हमने E2 मान लिया है। क्या मान लिया, ये प्लस वाली इस तरफ को है E1, ये वाली हमारी E2 इधर आ रही है। इनकी दिशाएं हमें मिल गई। अब परिणामी निकालना है हमें, दिशाएं विपरीत हैं, बड़े वाले में छोटे को घटा दें मिल जाएगा। इधर देखिए परिणामी मिल देखना है हमें, जो बड़े वाले में छोटे वाले को घटा दें तो मिल जाएगा। परिणामी तीव्रता को हमने ई मान लिया। क्या मान लिया, परिणामी तीव्रता ई बराबर, परिणामी तीव्रता ई बराबर E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, क्योंकि उधर हमें क्या मिला था 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है 1/4πε0 क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसमें देखें 1/4πε0 क्यू बराबर है। अब यही फैसला करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ देखो आर माइनस यल है, मतलब यहाँ पर मान कम आएगा, यहाँ पर मान आर प्लस यल है, ये बड़ा आएगा। अर्थात जिसका हर छोटा उसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा जिसका हर बड़ा उसका अंश छोटा। ठीक, जिसका मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है। E2 बड़ा है E1 से, तो E2 माइनस E1 हमने, ठीक, E2 माइनस E1 1/4πε0 क्यू दोनों में था, हमने दोनों से लगा रहा, डायरेक्ट कॉमन ले लिया। ठीक, 1/4πε0 क्यू इतना कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 अपान आर माइनस एल का स्क्वायर, माइनस लगा है माइनस लगा दिए क्योंकि माइनस, फिर 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर से 1/4πε0 क्यू। अब दोनों हमने एलसीएम ले लिया, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे आर माइनस एल प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया। इधर से देखो आर माइनस एल से आर माइनस एल कैंसिल हो गया, लेकिन आर प्लस एल ऊपर पहुँच गया। इधर आर प्लस एल से आर प्लस एल कैंसिल, आर माइनस एल का होल स्क्वायर पहुँच गया। तो ई बराबर क्या 1/4πε0 क्यू। अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस लगा दिया, ए माइनस बी का ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपन आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस 1/4πε0 क्यू, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस लगाए हम, माइनस का प्रवेश गुणा करा दिया, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 2rl अपन बात कर रहे हैं। इसमें देखो आर स्क्वायर आर या एल स्क्वायर बर्बाद हो गए। क्या बचा, ई बराबर 1/4πε0 क्यू, 2rl ये 2rl ये 2rl इज इक्वल टू 4rl। और ये देखो इस तरह लिखा था, इसको हमने इस तरह लिख दिया, महिला ब्रैकेट लगाया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस स्क्वायर। मेरे भाई देखो अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है, अगर हम इसको ए बी का होल स्क्वायर लिख दें कोई दिक्कत, कोई गलत किया नहीं किया ना, वही तो लिखा है ना, ई बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब आगे देखें, फिर हमने क्या ये स्क्वायर को हटा दिया, फिर आगे 1/4πε0 क्यू 4rl अपन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, अर्थात अभी आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कैसे लिखा, क्योंकि देखो यल का मान आर की तुलना में बहुत कम है, यल इज लेस देन आर, तो यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर नगण्य माना जा सकता है। क्योंकि हमने देखो शुरू में बात कर रहे थे ना, शुरू में हमने क्या माना था, जो दूरी थी इनके बीच जो अल्प दूरी थी वो क्या थी 2l। जब 2l अल्प दूरी है तो मेरे भाई यल क्या होगी, यल तो और छोटी होगी ना, यल और छोटी होगी। अगर यल और छोटी है मतलब गरीब आदमी है बेचारा, छोड़ दो यार, दया कर दो।
अगर यल का तो यल का मान आर तुलना में बहुत कम है, अर्थात यल इज लेस देन आर, तो यल स्क्वायर का मान आर इसको तुलना में नगण्य माना जाता है। अर्थात यल स्क्वायर को छोड़ने पर, हमने यल स्क्वायर को छोड़ दिया तो क्या, तो हमें क्या मिला, ई बराबर 1/4πε0 क्यू 4RL अपन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मिला ई बराबर 1/4πε0 क्यू। अब इसको हम अगर हम जुगाड़ से लिख दें, 4RL लिखा है, अगर 4 लिखा है मेरे भाई, अगर 4 लिखा है, अगर 4 लिखा है, इसको हम अगर 2 गुणे 2 लिख दें तो कोई गलत ना कर रहे, सही तो लिख रहे हैं मास्टर साहब, 2 गुणे 2 4 ही तो होता है, तो वही तो लिखा है ई बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू 2 अपन 1 आर 2 दूनी 4, 1 आर से 1 आर खत्म ऊपर वाला, आर क्यूब आया। निर्वात के लिए, ये हमने निर्वात के लिए लिखा है, निर्वात के लिए का मतलब अभी बताएंगे निर्वात के लिए क्यों लिखा है। तो हमें क्या मिला 1/4πε0 क्यू, अब ये 2 है, ये 2 है, अब Q इंटू 2L को हम क्या लिखते थे, Q इंटू 2L क्या लिखते थे सर, P लिखते थे, हमने P लिख दिया, आर क्यूब लिखा है, आर क्यूब लिख दिया, 2 लिखा है, 2 लिख दिया। हमें क्या मिला E बराबर 1/4πε0 2P अपन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन ये जो हमारी जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये निर्वात के लिए है। यदि अगर यही दोनों आवेश किसी माध्यम में हों तो क्या करेंगे सर, अगर यही दोनों आवेश किसी माध्यम में हों तो माध्यम के लिए ई बराबर 1/4πε0 के 2P अपन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, तो हमने ये डेरिवेशन सॉल्व कर दी, इस वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी डेरिवेशन सॉल्व की हमने, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर तीव्रता। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अकेले अकेले पढ़ना गलत बात है। ठीक, जितना पुण्य 100 बार गंगा नहाने से मिलता है ना, उतना ही पुण्य 100 लोगों को पढ़ाने से मिलता है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते लिखते रहना।